बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा 9th क्लास से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर और फर्स्ट ईयर से भी मीन के मैट्रिक्स से और एफएससी से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं अल्लाह ताला के शुक्र से। और अब जो है हम बीएससी में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो कुछ टॉपिक्स जो हैं वो 9th और एफएससी वाली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है मीन के वहाँ से जो हमने किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन, वहाँ पे जो है बीएससी के भी कुछ टॉपिक्स कवर हो गए थे। मीन के जो सेम टॉपिक्स आ रहे थे, कॉमन थे जो टॉपिक्स, वो मैंने वहीं पे कवर करवा दिए थे बीएससी के भी। लेकिन जो टॉपिक्स रहते हैं वो इंशाल्लाह अब हम कवर करेंगे सेपरेटली बीएससी में से, क्योंकि ये जो है कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं मीन के, ये मैट्रिक और एफएससी में नहीं थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो हम प्योरली बीएससी में से कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है और कौन से जो है वो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैंने यहाँ पे राइट कर लिए हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बुनियादी बातें हैं जो कि हम अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद जो है आगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आगे समझने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को जिसे रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, कंडक्टेंस है नंबर 3, नंबर 4 स्पेसिफिक कंडक्टेंस या जिसको कंडक्टिविटी भी कहते हैं, और फिर नंबर 5 मोलर कंडक्टेंस देखेंगे, नंबर 6 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, नंबर 7 रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, नंबर 8 मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस वगैरह ये इसकी मेजरमेंट देखेंगे एक्सपेरिमेंटली किस तरह से कंडक्टिविटी को मेजर किया जाता है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को किस तरह से मेजर किया जाता है। एंड नंबर 9 जो है हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं तो बिल्कुल शॉर्ट से, लेकिन जो है हो सकता है कि इस वीडियो में कवर ना हो। अगर वीडियो बहुत लेंथी हो गई तो फिर इंशाल्लाह इस वीडियो मीन के इस लेक्चर का सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना कवर होता है। सबसे पहले जो है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे इस सफ़र में हमारे साथ चल सकें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम रेजिस्टेंस को देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के मुताबिक ही हमने इन टॉपिक्स को पढ़ना है। मीन के इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की एक्सप्लेनेशन में हम लोग जा रहे हैं। कंडक्शन स्टूडेंट्स हमने ये पीछे एक लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, डिफरेंसेस बताए थे मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है उसके मुताबिक मीन के रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्शन सब कुछ जो है हमने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अब इलेक्ट्रोलाइट में से जब करंट को गुजारा जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, अपने आयंस में स्प्लिट हो जाता है। वहाँ पे जो आयंस होते हैं वो चार्ज कैरियर के तौर पे काम करते हैं, करंट कैरियर के तौर पे काम करते हैं, उन्हीं की वजह से ही सॉल्यूशन में से करंट फ्लो कर रहा होता है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टेंस क्या है? हिंड्रेंस है या अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? हिंड्रेंस और अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और ओहम्स लॉ को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कहते थे? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मीन के करंट जो होता है रेजिस्टेंस की नंबर 1 जो है वो हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा, आप लोगों ने राइट कर लेना जब अपने नोट्स बनाने हैं। रेजिस्टेंस की बात करें स्टूडेंट्स तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या हम इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर ख़त्म करेंगे तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर हो जाता है, या इसको हम आर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आर इज इक्वल टू वी ओवर आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर जो है ये रेजिस्टेंस है। एक और जो है हम जब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात करते हैं तो हम बहुत बार जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। सेल किस तरह से होता है, कोई कंडक्टिविटी सेल की बात कर लें हम, कंडक्टिविटी सेल कौन सा होता है जिसमें हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्शन को मेजर करते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी सेल स्टूडेंट्स इस तरह से होता है कि 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इसी तरह जो है एक हमारे पास कंटेनर होता है, उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर देते हैं उसके अंदर, और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल एल से शो करते हैं, और इनका जो सरफेस एरिया है इलेक्ट्रोड्स का उसको कैपिटल ए से शो करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से जो है हम वायर के साथ जो है अपने सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे एसी करंट के साथ, और फिर जो है हम यहाँ पे जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ होता है उसकी हम कंडक्शन को मेजर करते हैं। इसको हम मेजरमेंट में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पे क्या समझना है हमने कि जो हमारे पास कंडक्टिविटी सेल्स होते हैं उनमें एल मीन के इलेक्ट्रोड्स के दरमियानी जो फासला होता है वो, और जो इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया होता है कैपिटल ए, ये दोनों चीज़ें फिक्स होती हैं। और एल ओवर ए को हम सेल कांस्टेंट कहते हैं, और रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल ओवर ए की।
ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आप लोगों ने याद रखनी है। और यहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू रो L/A आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरी टर्म हमारे पास आ जाती है रो। ठीक है, रो क्या है स्टूडेंट्स, ये है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये जो हमारे पास रो आ गई है। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब इस इक्वेशन में से मीन के ये जो फार्मूला हमारे पास आ गया, इसमें से हम रो की अगर वैल्यू को निकालें तो किस तरह से रो की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, रो इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई A डिवाइडेड बाय L, ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। अब रो की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कि ये जो हमारे पास कंडक्टिविटी सेल है ये एक क्यूब सेंटीमीटर है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, मीन के एक क्यूब की शेप का हमारे पास सेल है, कुछ इस तरह से है सेल। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये सेल है और ये जो इसकी साइड्स हैं ये इलेक्ट्रोड्स के तौर पे काम कर रही हैं। दोनों साइड्स इनको जो है हम वायर के साथ कनेक्ट करके और सर्किट के साथ जोड़ेंगे और इस क्यूब के अंदर ही हमने यहाँ पे अपना इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान ये L है और इनका ये जो एरिया है ये A है। लेट्स सपोज कि ये जो L है ये 1 सेंटीमीटर है और जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी 1, तो रो जो है वो R की इक्वल हो जाना है। मीन के ये यूनिट वॉल्यूम हमने लिया है, ये जो क्यूब हमने लिया है कंडक्टिविटी सेल को क्यूब की शेप में लिया है, उसकी लेंथ और विड्थ को जो है वो हमने 1 सेंटीमीटर लिया है। तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाती है R के। मीन के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के लिए जो रेजिस्टेंस है उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के यूनिट्स की बात कर लें स्टूडेंट्स, तो यूनिट्स जो हैं रेजिस्टेंस के आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओहम और रेजिस्टिविटी के क्या यूनिट हो जाएंगे। रेजिस्टिविटी के यूनिट अगर हम इस इक्वेशन से निकालें, यहाँ से इस इक्वेशन को मैं दोबारा नहीं राइट कर रही, देख लें कि हम लोग ऐसे R की जगह पे रेजिस्टेंस का यूनिट जो है हमारे पास ओहम होता है, ओहम का ये सिंबल होता है और साथ में जो है A की जगह पे जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर और L का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाना है तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका यूनिट आ जाना है ओहम सेंटीमीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट और रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास आ गया। हाँ जी, अब हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस को हमने डिस्कस कर लिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को डिस्कस कर लिया। उसके बाद अब नंबर 3 है हमारे पास कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस को स्टूडेंट्स कुछ बुक में C से शो किया हुआ है और कुछ बुक्स में L से शो किया हुआ है, तो आपकी मर्जी है जिससे भी शो कर लें, वैसे ज़्यादातर जो है वो C से शो किया जाता है। तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो हमारे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू 1/R। सिंपल सी बात है। ठीक है, मीन के कंडक्ट करने की एबिलिटी, कंडक्ट करने की पावर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पढ़ रहे हैं तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो पावर है कंडक्ट करने की उसी को हम उसकी कंडक्टेंस कह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रोलाइट कितना कंडक्ट करता है, कितना करंट उसमें से फ्लो कर सकता है। तो ये रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कम होगी मीन हिंड्रेंस कम होगी तो वो ज़्यादा जो है वो कंडक्ट करेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो कम कंडक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में स्टूडेंट्स जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही होती है ना, वो हो रही होती है ड्यू टू इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट आइंस। ठीक है, सॉल्यूशन में आइंस प्रेजेंट होते हैं, एक तो हमारे सॉल्वेंट के आइंस भी प्रेजेंट होते हैं, सोल्यूट के आइंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे जो उनके दरमियान इंटरेक्शंस होती हैं उन्हीं की वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही होती है। करंट क्यों फ्लो कर रहा होता है, फ्री आइंस की वजह से। जब आइंस आपस में एसोसिएट कर लेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी इंटरेक्शन की वजह से आइंस की मूवमेंट स्लो हो जाएगी। मीन के वहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह क्या है, आइंस की आपस में इंटरेक्शन। वो आइंस की इंटरेक्शन जो है वो सोल्यूट आइंस के आपस में हो सकती हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट आइंस की हो सकती हैं या फिर सॉल्वेंट आइंस की हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों ने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना है। जबकि मेटालिक कंडक्शन में हम लोग क्या कहते थे
कि कोई भी मेटल का पीस है तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ही करंट फ्लो कर रहा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और जो उनके पॉजिटिव आइंस होते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव आइंस जो कि अपनी जगह पे फिक्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनके आसपास मूव कर रहे होते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इनकी वाइब्रेटरी मोशंस इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस क्रिएट होती है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की काज और है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में और है। तो ये आप लोगों ने पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेना है। अब कंडक्टेंस के हम लोग यूनिट्स देख लें तो बहुत सिंपल बात है। यूनिट्स की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओहम इनवर्स आ जाएगा। इसको हम इस तरह राइट करते हैं या फिर हम लिख सकते हैं ओहम इनवर्स, या फिर इसको स्टूडेंट्स मोहो भी लिखा जाता है, मीन के ओहम को उल्टा कर दें MHO मोहो। या फिर इसका एक और यूनिट भी होता है साइमन होता है, या सीमन, जिसको आप सीमन पढ़ लें साइमन पढ़ लें। तो ये भी यानी कि ओहम इनवर्स को सीमन भी कहा जाता है। तो हमारे पास कंडक्टेंस के यूनिट ओहम इनवर्स मोहो और सीमन, जिसको कैपिटल S से शो करते हैं। तो ये सारे इनमें से कोई भी यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, नंबर 4 है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, या फिर इसे हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है। और इसका सिंबल होता है स्टूडेंट्स के, कैपिटल के होता है, ठीक है, और इसको कप्पा कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिंबल जो होता है वो कप्पा होता है। अब देखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है। इसको डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब ये रेसिप्रोकल है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से, मीन के रो का ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। अब रो की वैल्यू स्टूडेंट ये पीछे अभी मैंने आपको बताई है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1/RA/L हो जाना है। फिर इसको L जो है वो डिवाइड का फर्दर डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा L/A, और यहाँ पे हमारे पास 1/R आ जाएगा, ठीक है। तो 1/R क्या है, ये है हमारे पास कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो कप्पा की वैल्यू यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी C मल्टीप्लाई L/A, क्या था, सेल कांस्टेंट कहते हैं इसे हम, हर सेल के लिए L और A की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो L/A मीन के लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो रेशियो है इसे हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम सेल कांस्टेंट कंडक्शन या कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट, ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा कंडक्टिविटी का या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C × L/A। अब इसको थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को मज़ीद अंडरस्टैंड करें तो उसी तरह हम ले लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास कंडक्टिविटी सेल जो है वो 1 क्यूब है, ठीक है, और ये हैं इसके इलेक्ट्रोड्स, ये है L और इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया A। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये चूँकि क्यूब है, यहाँ पे हम इसे सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे AC सोर्स के साथ। तो ये क्यूब है तो क्यूब में L कितना होगा, लेट्स सपोज कि ये सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास, तो ये 1 सेंटीमीटर होगा और एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें 1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कप्पा = C आ जाएगा। अब इसको डिफाइन करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इट इज़ द कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक यूनिट वॉल्यूम है ना, मीन के वॉल्यूम को हमने एक बहुत स्मॉल यूनिट की टर्म में ले लिया है, मीन के एक क्यूब लिया है हमने, कंडक्टिविटी सेल एक क्यूब की शेप में लिया है। एक छोटे से वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो है कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके यूनिट्स की बात करते हैं। इसी इक्वेशन से हम अगर इसके यूनिट्स निकालें तो हमारे पास कंडक्टिविटी के यूनिट स्टूडेंट आ जाएंगे, कंडक्टेंस के थे ओहम इनवर्स, और साथ में L का यूनिट हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर और A का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाना है और हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। या फिर इसको ओहम इनवर्स को हम मोहो भी कहते हैं, तो दूसरा यूनिट इसका आ जाएगा हमारे पास मोहो सेंटीमीटर इनवर्स।
या फिर आपको पता है कि ओहम इनवर्स को हम सीमेन भी कहते हैं, तो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के यूनिट्स आ गए जी। तो हमारे पास नंबर 4 कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की। अच्छा, पीछे हमने स्टूडेंट्स बात की है कि जो कंडक्टिविटी है या जो हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो क्या है, वो हमारे पास है कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मीन के अगर हमें 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए कंडक्टेंस मालूम है तो वो क्या है, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर हमें वॉल्यूम दे दिया जाए और कहा जाए कि इसकी कंडक्टेंस बताएं, तो जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम बताया गया है उसके अगर 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए कंडक्टेंस हमें पता है तो हमने कंडक्टेंस की उस वैल्यू को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से बहुत सिंपल हो जाएगा कैलकुलेट करना कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितनी है किसी भी स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए। तो हम क्या कहते हैं कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो है कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, और किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट करनी हो तो हमने कंडक्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है उस वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। हम यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और इसका सिंबल होता है लैम्डा एम। लैम्डा एम जो है वो मोलर कंडक्टेंस का सिंबल है, और इसके नेम से इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाता है। मोलर कंडक्टेंस क्या है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का कुछ वॉल्यूम दिया हुआ है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस को हम लैम्डा एम से शो करते हैं। इट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैविंग 1 मोल ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, या हम कह दें कि हैविंग वो कंडक्टेंस जो कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए है और उसमें कितने आइंस प्रेजेंट हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल ऑफ आइंस आर प्रेजेंट, तो उसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। मीन के 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट किसी भी स्पेसिफिक वॉल्यूम में हमने डिज़ोल्व किया तो उसकी जो कंडक्टेंस है उसको हम मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। इस तरह से कुछ हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो मोलर कंडक्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मोलैरिटी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब हम ये जो हमने वॉल्यूम लिखा है वी लिखा है यहाँ पे मैंने, ये क्या है, ये वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, अब वॉल्यूम को हम कंसंट्रेशन में अगर कन्वर्ट करें तो किस तरह लिखेंगे, मोलैरिटी की बात करें हम, यहाँ पे मोलैरिटी की बात हो रही है, तो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम या पर लीटर। ठीक है, 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। अब हमने यहाँ पे वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा लीटर ऑफ वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एन ओवर कैपिटल एम। ठीक है, और यहाँ पे हम मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि 1 मोल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा 1 ओवर कैपिटल एम। अब ये हमारे पास लीटर में वॉल्यूम आ रहा है। अगर हमने इसको चेंज करना है लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय एम। मतलब हमने किया क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमने कुछ ऐसे किया है कि लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास लीटर में वॉल्यूम था उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो ये 1 ओवर एम जो था ये लीटर में वॉल्यूम की वैल्यू आ रही थी, इसके इक्वल आ रही थी, तो इसी को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 डिवाइडेड बाय एम ये आ गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस आ जानी है कप्पा 1000 ओवर एम। तो ये मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला आ जाएगा। अब हम यूनिट्स की बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की। मोलर कंडक्टेंस के यूनिट्स अगर हम निकालें स्टूडेंट्स तो हमारे पास यूनिट्स क्या आ जाएंगे, कप्पा के यूनिट्स हमारे पास थे साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर हमारे पास जो मोलैरिटी के यूनिट होते हैं वो होते हैं मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा, तो साइमन ये सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल आ जाना है।
और जो साइमन है ये हमने पढ़ा था कि ओहम इन्वर्स के इक्वल होता है, तो ओहम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स जो है वो दूसरे यूनिट्स हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट्स हैं और इस यूनिट को हम इस तरह लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स। तो ये 2 यूनिट्स हो गए। अब हमारे पास मोलर कंडक्टेंस भी क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम यहीं पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं यहाँ पे जो है हम लिख लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्पेलिंग पूरे आप लोगों ने लिख लेने हैं इक्विवेलेंट के। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को स्टूडेंट या तो हम लैम्डा से शो करते हैं या फिर लैम्डा ई से, या फिर कुछ बुक्स में लैम्डा ई क्यू भी लिखा हुआ है, तो आपकी मर्ज़ी है जैसे आप इसको शो कर लें। तो यहाँ पे लैम्डा हम लिख लेते हैं, लैम्डा ई लिख लेते हैं बल्कि। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिफाइन किस तरह से करेंगे, जैसे मोलर कंडक्टेंस के नेम से पता चल रहा था कि 1 मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मीन के एक स्पेसिफिक वॉल्यूम लिया, उसमें 1 मोल हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के आयंस प्रेजेंट हैं, वो जितनी कंडक्टेंस शो कर रहे हैं उसको हमने कहा था मोलर कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर, उसकी जो कंडक्टेंस होगी, उसकी जो कंडक्टिविटी होगी, उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करें तो यहाँ पे मोलैरिटी की बजाय हमारे पास टर्म आ जाएगी नॉर्मेलिटी की, और नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ मोल्स नहीं होते बल्कि ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम। और हमारे पास यहाँ पे भी ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा और बाकी सारा कुछ सेम होगा। यहाँ पे कैपिटल एन आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगी, यहाँ पे भी कैपिटल एन और यहाँ पे भी कैपिटल एन। तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एम की बजाय हमारे पास एन आ जाएगा, मीन के यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन का यूनिट चेंज किया जस्ट, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम यूनिट्स को कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे हमने मोल की टर्म यूज़ की थी वहाँ पे हम इक्विवेलेंट की टर्म यूज़ कर लेंगे, बाकी सारा कुछ हमारे पास सेम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कपा के यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स था और नॉर्मेलिटी के यूनिट हमारे पास आ जाते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर हम कह दें इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाने, क्योंकि यहाँ से ये डिवाइड का फर्दर डिवाइड आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब, तो इसने जब ऊपर जाना है तो cm पावर -3 में आएगा, तो 1 -1 उसमें से कैंसिल आउट होगा, तो 2 जो है ये हमारे पास रह जाना है। तो सॉरी -2 में नहीं बल्कि यहाँ पे ये ऊपर जाने के बाद हमारे पास cm पावर 3 ही आएगा, क्योंकि डिवाइड का फर्दर डिवाइड जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर कैंसिल होने के बाद साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस तरह लिख लें, या फिर हम इस तरह लिख लें इक्विवेलेंट इनवर्स। और साइमन आपको पता है ओहम इनवर्स होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक और यूनिट भी हमने पढ़ा था, ओहम इनवर्स को हम मोहो भी कहते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। और अगर हम मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे तो हम कहेंगे मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट नंबर 6 भी क्लियर हो गया, मीन के 6 कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर लिए अब तक। अब हम आगे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हाँ जी, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसमें स्टूडेंट्स हम ये दोनों इक्वेशंस अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। मोलर कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। ये किस तरह से डिराइव किया हमने, ये आप वीडियो को जो है थोड़ा सा पीछे करके और पीछे से इसको देख सकते हैं अगर आपने यहाँ से वीडियो स्टार्ट किया है। तो चलें जी, अब हम रिलेशन देखते हैं। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें, हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल M, देन दिस आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, ठीक है।
अब हम देखते हैं जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल करते हैं। कप्पा कैंसिल हो जाना है, 1000 कैंसिल हो जाना है, ये डिवाइड का फर्दर डिवाइड ऊपर चले जाना है और हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आ जानी है, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ठीक है, अब हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की अगर वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो फिर हमारे पास क्या आ जाना है, इसको हम दोबारा से यहाँ पे राइट करते हैं। मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू N/M आया था। ठीक है, और नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे है वॉल्यूम की टर्म जो है स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो जानी है, हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। सॉरी, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। अब इसमें हम अगर वैल्यू पुट करें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसकी इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला क्या होता है, गिवन मैस, यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, ये होता है स्टूडेंट्स गिवन मैस ओवर इक्विवेलेंट मैस। ठीक है, और जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं ये होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर इक्विवेलेंट मैस एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस, कुछ इस तरह से आ जाएगा। चलिए जी, यहाँ तक हो गया। अब हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास मैस गिवन जो है ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये जो मोलर मैस है ये डिवाइड का फर्दर डिवाइड है, इसने ऊपर चले जाना है और कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर मैस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मैस। अब हम देखें तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट मैस है वो किसके इक्वल होता है, वो स्टूडेंट्स इक्वल होता है मोलर मैस डिवाइडेड बाय n फैक्टर। जो इक्विवेलेंट मैस है ये पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ से मैं इधर लेके आई हूँ इसको, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा मोलर मैस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मैस की जगह पे हम क्या राइट कर रहे हैं, मोलर मैस डिवाइडेड बाय n फैक्टर और चार्ज, या फिर जिसको हमने वैलेंसी कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये मोलर मैस से कैंसिल आउट हो जाने और जो फाइनल हमारे पास इक्वेशन आ रही है, जो फाइनल रिलेशन आ रहा है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, तो वो कुछ इस तरह से आ रहा है, मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/z। ठीक है, ये z क्या है, ये डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए z की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होती है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ तक आप लोग नोट करें, अपने नोट्स बनाया करें साथ साथ, और जहाँ से कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स में लाजमी मुझे बता दिया करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करूँ। ठीक है जी, हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ गई थी, मतलब फार्मूला या इक्वेशन इस तरह से हमारे पास आ गई थी। अब हम इसको अगर इसमें से मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय चार्ज और वैलेंसी और n फैक्टर वट ये z की वैल्यू, या z को आप अगर इसको z से शो ना करें तो इसको हम सिंपली x से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि बुक में जो है ना वो हमें x सिंबल जहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो चलें इसको x से शो कर लेते हैं, कैपिटल X। और कैपिटल X की वैल्यू जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट होती है, चूँकि पिछले लेक्चर्स में हम z से शो करते रहे तो इसलिए जो है यहाँ पे मैंने z शो कर दिया था, वैसे बुक में कैपिटल X से शो किया हुआ है। अब अगर यहाँ से हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी, इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस मल्टीप्लाई x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए फार्मूला आ जाएगा जो कि हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं। और रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये भी छोटा सा टॉपिक हमारा कवर हो गया। और अब जो है हम देखते हैं कि x क्या है। x स्टूडेंट अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड्स में जो जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइंस होते हैं वो x की वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे HCl की बात करें तो HCl में हमारे पास 1 हाइड्रोजन आइन है रिप्लेसेबल, तो HCl के लिए 1 हो जाएगा। बेस की बात करें तो बेस लेट्स सपोज कि NaOH, तो NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम देखें तो जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सल आइंस हैं वो हमारे पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे सॉरी 1 OH नेगेटिव है तो 1 आ जाएगी इसके लिए x की वैल्यू। फिर हम सॉल्ट्स की बात करें या न्यूट्रल स्पीशीज़ की बात करें
तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज NaCl की बात कर लें, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन कैटाइन और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन एनाइन, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ ले लें। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन कैटाइन और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन एनाइन, इसी को हम x जो है वो कहते हैं। और यहाँ पे NaCl के केस में हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, -1 इसके ऊपर चार्ज है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें किसी और स्पीशी की, जैसे कि बुक में एग्जांपल दी हुई है Al2SO4 थ्राइस, यहाँ पे बात करें तो SO4 पे -2 चार्ज होते हैं। यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है एनाइन के ऊपर, 3 2 6 हो जाएगा, -6, और Al +3 है तो +3, और 2Al हैं तो +6। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू टोटल 6 आ जाएगी, क्योंकि चाहे हम कैटाइन के लें चाहे एनाइन के चार्जेस लें, बस हमने किसी एक स्पीशी के ले लेने हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी सेल्स की। कंडक्टिविटी सेल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये मैं राइट नहीं कर रही, वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी हो गई है, तो यहीं पे मैंने आपको नोट्स में से मैं आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाएगा। कंडक्टिविटी सेल क्या होती है, होता है एक डिवाइस होती है यूज़ फॉर द मेजरमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसे कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। और इसके और भी कुछ काम होते हैं, जैसा कि इसे यूज़ किया जाता है न्यूट्रिएंट्स, साल्ट्स और इम्प्योरिटीज़ वगैरह वाटर में से, इनकी जो है वो अमाउंट को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कुछ कंडक्टिविटी सेल्स की डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं, इस तरह के ये कंडक्टिविटी सेल्स होते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास ये ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, गिलास का स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर यहाँ पे मरकरी फिल की हुई होती है, ये मरकरी है, और नीचे जो है 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन को फिल किया जाता है। एक कॉपर की वायर जो है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्शन डेवलप कर रही होती है जब हम यहाँ पे बैटरी या AC सोर्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इसकी डिफरेंट शेप्स हैं, इनको आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट भी मैंने लिखा है कि कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं कंडक्टिविटी सेल्स में। व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस, 2 प्रॉब्लम अराइजेस, रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू पोलराइजेशन। जो कंडक्टिविटी सेल है वहाँ से हम कंडक्टेंस को मेजर कर रहे होते हैं इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हमारे पास कंडक्टेंस आ जाती है। तो यहाँ पे बात करेंगे पोलराइजेशन की वजह से, इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से वहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। इसका सोल्यूशन क्या है कि हम डायरेक्ट करंट यूज़ नहीं करते बल्कि अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का फ़ायदा क्या होता है स्टूडेंट्स, कि उसने आइंस को जो है वो डिस्चार्ज नहीं होने देना होता, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है पॉजिटिव नेगेटिव, मीन कि उसमें इलेक्ट्रोड के ऊपर फिक्स चार्ज नहीं होता। जैसे ही करंट जो है उसकी वैल्यू चेंज होती है, तो जो इलेक्ट्रोड पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाता है अगले लम्हे में, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। डिपोजिशन या डिस्चार्ज जो है वो नहीं होता आइंस का, और आइंस की कंडक्टिविटी को इजीली मेजर किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा जो है हम वहाँ पे गैल्वानोमीटर की बजाय हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम भी है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस इट अकर व्हेन नंबर ऑफ आयन चेंजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस। सो कंसंट्रेशन भी सॉल्यूशन का चेंज हो जाएगा जैसे ही आयन जाके डिस्चार्ज होंगे। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ आयन्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, मीन के आयन्स जो है वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे। आयन्स जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, न्यूट्रल स्पीशीज़ में चेंज हो जाएंगे, या तो वो गैस की शक्ल में वहाँ से लिबरेट हो जाएंगे, या फिर वो उसी इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके जम जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। ये हम पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। तो इससे बचने के लिए भी सोल्यूशन वही है कि हमने क्या करना है, डायरेक्ट करंट नहीं यूज़ करना बल्कि अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करना है, जिसने आइंस को जो है डिस्चार्ज नहीं होने देना। तो ये कंडक्टिविटी सेल्स के बारे में हमने पढ़ चुके हैं हम। सेल कांस्टेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पे ये थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, अब हमने बात करनी है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये हमारा पॉइंट नंबर 8 है, या आप कह लें टॉपिक नंबर 8 है। तो कंडक्टिविटी जो है उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, मोलर कंडक्टेंस को भी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को भी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। उनको हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। कंडक्टेंस को हम रेजिस्टेंस से मेजर करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कंडक्टेंस जो है वो
रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है, और जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और जो मोलर कंडक्टेंस है, इन दोनों को हम कहाँ से मेजर करेंगे? कप्पा की वैल्यू से, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे अब हमने यही चीज़ देखनी है कि हम किस तरह से मेजर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि कंडक्टेंस को हम रेजिस्टेंस से मेजर करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस से मेजर करेंगे, और जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसको हम मेजर करते हैं कंडक्टेंस की वैल्यू से। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे सेल कांस्टेंट की क्या हमारे पास वैल्यू थी? L/A जो है ये सेल कांस्टेंट है। तो हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस से मेजर करेंगे, और रेजिस्टेंस को स्टूडेंट, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का पता चलेगा तो कंडक्टेंस की वैल्यू हमें पता चलेगी, कंडक्टेंस की वैल्यू पता चलेगी तो हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेजर करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेजर करेंगे तो उससे फिर हम इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को किस तरह से मेजर करते हैं? रेजिस्टेंस को हम स्टूडेंट्स फिजिक्स में पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में कि रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज से, जिसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस टाइप का आ जाता है कि 4 जो है वो रेजिस्टेंसेस यहाँ पे कनेक्ट की हुई होती हैं, 4 रेजिस्टेंसेस यहाँ पे लगी हुई होती हैं यहाँ पे। तो ये हम कह लें R1। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस नहीं बना रही क्योंकि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस किसकी फाइंड करनी है? उस इलेक्ट्रोलाइट की जिसकी हम फाइंड करना चाह रहे हैं, मीन कि ये हमारी अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे R2, और यहाँ पे R3 और यहाँ पे R4 आ जाना है। व्हीटस्टोन ब्रिज का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से डायग्राम होती है कि यहाँ पे हम करंट सोर्स जो है वो कनेक्ट करते हैं, AC सोर्स कनेक्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं वो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। और सेंटर में जो है यहाँ पे गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया जाता है, और इसकी जगह पे हैंड्स फ्री भी, हेडफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी रीज़न भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब करते क्या है स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो है ना, अभी मैंने आपको कंडक्टिविटी सेल्स भी शो करवाए थे। कंडक्टिविटी सेल लेंगे, ठीक है, उस कंडक्टिविटी सेल के अंदर जो है हम अपना इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट, वो सोल्यूशन जिसकी हम रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, और उसको जो है हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे हमने क्या करना है, इस कंडक्टिविटी सेल को हम क्लोज कर देते हैं एक ऐसे मटेरियल के अंदर जिससे ना तो हीट ने रिलीज़ होना है और ना ही हीट ने जो है वो एब्जॉर्ब होना है। ठीक है, ये मीन के थर्मोस्टेट कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, ताकि टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से बचा जा सके, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जानी है। तो इस तरह का कुछ सेटअप बन जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो R1, R3 और R4 हैं, ये नॉन रेजिस्टेंसेस हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं और इनको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है वो 0 डिफ्लेक्शन शो करे, कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। और यहाँ पे हम AC सोर्स को कनेक्ट करेंगे ताकि डेपोजिशन ना हो, ताकि जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस ना हो। और जब हम इन रेजिस्टेंसेस को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे कि गैल्वानोमीटर जो है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो फिर हम इस रिलेशन से स्टूडेंट्स हम रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो हमारे पास ये है R1, ये वाली रेजिस्टेंस है, R2 जो कि रेजिस्टेंस है हमारे इलेक्ट्रोलाइट की, जो कि हमने इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर फिल किया था। तो R2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको रीअरेंज करेंगे और हमारे पास आ जाएगा R1 × R4 डिवाइडेड बाय R3। तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, और इस इक्वेशन से हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, और उस रेजिस्टेंस से हम कंडक्टेंस को फाइंड करेंगे उसका रेसिप्रोकल लेके, और फिर कंडक्टेंस से हम कप्पा की वैल्यू यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को फाइंड करेंगे इस रिलेशन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे A और L फिक्स होंगे। जो हमारा कंडक्टिविटी सेल है उसमें जो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान फासला है और जो उनका सरफेस एरिया है वो फिक्स होगा। तो यहाँ से ये हम फाइंड कर लेंगे, और फिर जो है हम इस K की वैल्यू से हम मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करेंगे। उसका बहुत अच्छे से आपको आइडिया है कि वो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस के लिए क्या होता है, K × 1000 डिवाइडेड बाय M, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए हमारे पास आ जाता है कप्पा × 1000 एंड डिवाइडेड बाय N। तो कुछ इस तरह से ये रिलेशंस हम यूज़ करेंगे।
चलें यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेल कांस्टेंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक तो ये कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू मोस्टली जो है वो हमें गिवन होगी, ठीक है। और अगर गिवन नहीं भी होती तो फिर उसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन हम फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने एक पीछे एक रिलेशन पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई L डिवाइडेड बाई A। यहाँ पे रो जो है इसका अगर रेसिप्रोकल ले लें और इसका R का भी रेसिप्रोकल ले लें तो इसका रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स हम लेंगे तो 1/C आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको अगर हम करें तो ये हमारे पास आ जाएगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल आ जाएगा, L/A आ जाएगा। और फिर जो है L/A हमारे पास क्या है, ये सेल कांस्टेंट है। L/A की वैल्यू हम यहीं से फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/C मल्टीप्लाई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि R जो है इसकी जगह पे हमारे पास R आ जाएगा, तो R मल्टीप्लाई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है, तो हम सेल कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। या फिर हमें रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है, फिर भी हम सेल कांस्टेंट को इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। न्यूमेरिकल्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी लेक्चर का जो है सेकंड पार्ट इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि शेयरिंग जो होती है वो केयरिंग होती है। जिन लोगों की हम केयर करते हैं उनके साथ लाजमी हमें अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए, ताकि वो लोग भी सीख सकें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। और एट द एंड मैं सिर्फ इतना कहूँगी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।